Hello friends, hi, thank you so much for visiting my channel. My name is Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. Today in this video, we are going to talk about a situation if you are thinking that and you have a myth in your mind that by declaring a divorce on the stamp paper through a agreement on the stamp paper, if you consider that divorce is totally a valid divorce, then this is totally a myth. This is not a valid divorce. You will have to take a decree from the ओरिजिनल कोर्ट, जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन रखता है कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट करने के लिए, वहां पर आपको डाइवोर्स का केस फाइल करना पड़ेगा। फिर अगर आपको डाइवोर्स की डिग्री मिलती है तो ही वो वैलिड डाइवोर्स होगा। तो जैसे फ्रेंड्स, आज इस वीडियो का जो मेन कंसर्न है कि जो आप स्टैम्प पेपर पर सोचते हैं डाइवोर्स ले लिया है वो वैलिड हो गया है, तो क्या वो वैलिड है, और है तो क्यों नहीं है वो वैलिड, और उसके अगर आप डाइवोर्स ले लेते हैं स्टैम्प पेपर पर तो उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को लगता है कि जो रिलेटिव्स हैं उनकी प्रेजेंस में अगर शादी हो गई है तो वो वैलिड शादी है। अगर वो शादी वैलिड है बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिलेटिव्स, तो ऐसे ही हम जो डाइवोर्स है अगर हम लेना चाहें तो वो भी वैलिड होगा। अगर हम कुछ रिलेटिव्स को इकट्ठा कर लें और हम एक स्टैम्प पेपर के ऊपर कुछ इस तरह का एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन लिख दें, उस पर दोनों पार्टनर्स के साइन हो जाएंगे और कुछ ऐसे रिलेटिव्स के साइन हो जाएंगे विटनेस के तौर पे, तो वो टोटली वैलिड हो जाएगा। आप लोगों को ऐसे ही लगता होगा, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम हिंदू लॉ को कंसीडर करें, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी सेरेमनीज हैं जो कि दी गई हैं। हम उन सेरेमनीज को जब परफॉर्म करते हैं तो ही शादी है जो उसको वैलिड माना जाता है। अगर वो सेरेमनीज परफॉर्म नहीं की जाती हैं तो उस शादी को वैलिड नहीं माना जाता, वॉइड या वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसी तरह से जो डाइवोर्स है, डाइवोर्स के लिए भी कुछ इस तरीके की ड्यूटीज़ हैं, कुछ इस तरीके का प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए हमें ना तो किसी रिलेटिव की ज़रूरत होती है, ना ही हमें कुछ इस तरीके की सेरेमनीज की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ जो प्रोसीजर है डाइवोर्स लेने का वो ज़रूर फॉलो करना पड़ता है। अब वो प्रोसीजर किसके पास है, किसके पास अथॉरिटी है? वो प्रोसीजर टोटली और टोटली है कोर्ट के पास, वो अथॉरिटी है टोटली कोर्ट के पास। अगर आप ऐसे सोचते हैं पंचायत के द्वारा आपका डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया है बाय द सम फॉर्मेलिटीज, देन दिस इज टोटली ए मिथ। क्योंकि अगर आपको लगता है आपने कोई स्टैम्प पेपर ले लिया है, आपने उसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी हैं, आपने दोनों पार्टनर्स ने साइन कर दिए हैं, पंचायत ने बैठ के अपनी सहमति दे दी है, पंचायत में से ही कुछ मेंबर्स हैं जो विटनेस के तौर पर उस स्टैम्प पे उन्होंने साइन भी कर दिए हैं, तो वो वैलिड माना जाता है। ऐसा मिथ है आपके माइंड में, बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है, लेकिन ऐसा फ्रेंड्स नहीं है। आपको अगर डाइवोर्स लेना है, अगर आपको डाइवोर्स लेना है दोनों की सहमति से, तो आपके पास एक बहुत इजी प्रोसीजर है। अंडर 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट आप जाकर म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों सहमत नहीं है, आप दोनों में से कोई एक पार्टनर है जो डाइवोर्स लेना चाहता है, तो आप अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कोर्ट में जाकर डाइवोर्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है फ्रेंड्स, अगर आप कोर्ट की प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, तो यही पंचायत वाला है जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, आप अपना एग्रीमेंट है जो, तो उसके क्या डिसएडवांटेज होंगे, उसके डिसएडवांटेज ही आज हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको ये लगता था कि भाई पंचायती डाइवोर्स हो गया है तो हमारी लाइबिलिटी से हम टोटली फ्री हो गए हैं, हम दोनों को टोटली फ्रीडम मिल चुकी है, अब हम दोनों कहीं भी शादी कर सकते हैं, हम एक दूसरे के भरण पोषण के लिए या हम एक दूसरे के लिए जो हमारी ड्यूटीज़ बनती हैं एज ए कपल वो टोटली ख़त्म हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी जो शादी है वो लीगली तो क्योंकि जो आपकी शादी है वो वैलिड शादी थी, आपने प्रॉपर सेरेमनीज परफॉर्म करके शादी की थी। ऐसे अब डाइवोर्स है, आप पंचायती तौर पे डाइवोर्स लेके बैठे हैं, आपने कोई एक डॉक्यूमेंट है वो साइन कर लिया है बैठ के पंचायत की मदद से, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट आपने साइन किया है, डाइवोर्स लिया है जो पंचायत के हिसाब से, वो वैलिड नहीं है। वो वैलिड ही नहीं है। जब वो वैलिड ही नहीं है तो आपकी शादी डिसॉल्व ही नहीं हुई है, तो आपका डाइवोर्स ही नहीं हुआ है, तो आपका जो स्टेटस है एज ए हस्बैंड एंड द वाइफ वो यूं की यूं बना हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। जब आपका स्टेटस ही एज ए हस्बैंड वाइफ बना हुआ है तो आपकी एक दूसरे के लिए लाइबिलिटीज़ भी ख़त्म नहीं हुई हैं, आपके एक दूसरे के लिए जो ड्यूटीज़ हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं, आपके एक दूसरे के लिए जो राइट्स हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं। तो जब आपकी ये तीनों ही चीज़ें एक दूसरे के लिए ख़त्म नहीं हुई हैं, तो वहाँ पर आपका जो रिलेशन है एज ए हस्बैंड वाइफ, एज ए फर्स्ट हस्बैंड, एज ए फर्स्ट वाइफ ही चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपने डाइवोर्स ले लिया और आपको पता है, जैसे मैंने अब इस वीडियो में आपको बताया, वो डाइवोर्स आपका मान्य नहीं है, आपको कोर्ट से ही तलाक लेना पड़ेगा अगर आप लेना चाहते हैं। और ये तलाक लेने के बाद आप दोनों में से कोई भी एक शादी कर लेता है, तो या फिर दोनों ही शादी कर लेते हैं,
और बाय चांस इन फ्यूचर किसी भी पार्टनर के माइंड में कुछ इस तरह का आ जाता है कि भाई मुझे तो कुछ इसको परेशान करना है या कुछ भी इन अदर वे दोबारा से मुझे को तो इसी के साथ शादी करनी है, आप अपने पार्टनर के जीवित रहते हुए, आप अपने पार्टनर के अलाइव होते हुए दूसरी शादी परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप दूसरी शादी परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए टोटली ये बायगैमी का ऑफेंस हो जाएगा। दूसरी शादी करने के अंदर जो ये ऑफेंस है वो बन जाएगा और आपको जेल हो सकती है। एक तो डिसएडवांटेज इसका हो गया ये। एक बात ये आ जाती है, मान लो आपने स्टैम्प पेपर पे आपने अब जो एग्रीमेंट साइन किया था, आपने जो डाइवोर्स लिया था थ्रू पंचायत, आपका डाइवोर्स हो गया है। अब आपने वहाँ पर कुछ अमाउंट भी पे की थी, अपनी पत्नी को अमाउंट पे की थी, ठीक है, कुछ भी इस तरह की जो भी आपने लेन देन जो किया था शादी के टाइम पे, अगर आप वो इस टाइम पे कुछ एलिमनी के साथ कुछ भी जो आपके जेवर थे, कुछ भी इस तरीके की अदला बदली करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, तो वहाँ पर आप पैसे देने के बावजूद भी, क्योंकि उस पंचायती समझौते का, पंचायती डाइवोर्स का कोई मान्यता नहीं है, और बेशक से आपने वहाँ पे कुछ अमाउंट भी पे की हो या वहाँ पर आपने कुछ गहने भी दिए हों दूसरी पार्टी को, उसके बावजूद भी आपकी जो पत्नी है आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है। अंडर सेक्शन 125 CRPC उसके पास राइट है, वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है, क्योंकि आज के दिन भी आपकी वो वाइफ है। बेशक से आपने पंचायती डाइवोर्स में उसको पैसे दे दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो आज के टाइम में भी आपकी एज ए फर्स्ट लीगली वेडिड वाइफ आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब थर्ड पॉइंट ये है, जो इस शादी से बच्चे होते हैं, आपकी जो शादी है इससे जो बच्चे हैं उनका राइट भी यूं की यूं बना रहेगा, उनका राइट भी इस दूसरी शादी से किसी भी तरह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो होप से फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी रही हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।